हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएमएचएस स्टडी क्लासेस। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12 कॉमर्स अकाउंट्स पार्ट 1 चैप्टर 4 रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप। आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 आप सब देख सकते हैं। यहाँ पर हम सॉल्व करने वाले इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। इससे प्रीवियस के सारे वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड है चैनल पे। सारे के सारे सम्स हमने इस चैप्टर से सॉल्व किए हैं। प्रीवियस चैप्टर्स के भी सारे क्वेश्चन एक्सरसाइज के सॉल्व किए हैं, कुछ इलस्ट्रेशन भी सॉल्व किए हैं। मैं आपको लिंक प्लेलिस्ट की डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, आप प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा। एक लाइन में सीक्वेंस में सारे चैप्टर वाइज वीडियोस अरेंज्ड है, तो आपको कहीं पे भी वीडियोस ढूंढने में परेशानी नहीं होगी। आप प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए। स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। क्वेश्चन रीड करती हूँ। Manju, Prabha and Meena are partners of partnership firm. Their profit and loss sharing ratio is 5:3:2. They want to change their profit and loss sharing ratio to 3:2:1. Therefore, they decide to revalue the assets, liabilities of the firm. From the following information, prepare revaluation account and balance sheet after revaluation. तो फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर एक रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। वो आप किस पे से बनाएंगे? जो एडजस्टमेंट्स आपको दिए गए एडिशनल इन्फॉर्मेशन में, जैसा रिवैल्यूएशन अकाउंट हमने प्रीवियस क्वेश्चन में बनाया था वैसा ही यहाँ पर फिर से बनाना है। यहाँ पर आपको जर्नल एंट्रीज नहीं बनानी है, बट आपको बनानी है बैलेंस शीट। को न्यू बैलेंस शीट बनानी है, यानी रिवैल्यूएशन के बाद बैलेंस शीट कैसी होती है वो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे। और बैलेंस शीट मैच भी होनी चाहिए। कुछ इंक्रीज़ आएगा, कुछ डिक्रीज़ आएगा असेट्स और लायबिलिटीज़ में, जिसकी एंट्री हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट में भी करनी है एज वेल एज हमें बैलेंस शीट में भी इसकी एंट्री करनी है। बैलेंस शीट मैच भी होनी चाहिए। तो सब कुछ आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। अगर आपने प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन नहीं देखा है, जिसमें मैंने बेसिक कंसेप्ट रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनाते हैं वो सिखाया है, तो वो वीडियो ज़रूर चेकआउट कीजिएगा, जिसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, या फिर आप प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं फॉर 10th क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, जो अकाउंट्स आपको प्रिपेयर करके रखना है वो इस तरफ आप देख सकते हैं। आपको बनाना है रिवैल्यूएशन अकाउंट, और सेकेंडली आप बनाएंगे यहाँ पर न्यू बैलेंस शीट। तो न्यू बैलेंस शीट का फॉर्मेट आप देख सकते हैं। बैलेंस शीट वैसे ही है। न्यू बैलेंस शीट इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पर जो वैल्यूज़ होगी वो हमारे क्वेश्चन से डिफरेंट आएगी। रिवैल्यूएशन के बाद की वैल्यूज़ लिखनी है। सो फ्रेंड्स, सबसे फर्स्ट स्टेप अब आपने देख लिया है कौन कौन से अकाउंट्स प्रिपेयर करने हैं। अब हम एडजस्टमेंट टिक कर लेते हैं। तो फिर से क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। एडजस्टमेंट नंबर 1 रीड करती हूँ। तो वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज़ इंक्रीज बाय 25%। तो लैंड एंड बिल्डिंग को फर्स्ट एडजस्टमेंट टिक करते हैं। वैल्यू ऑफ फर्नीचर, सेकेंड एडजस्टमेंट, वैल्यू ऑफ फर्नीचर इज़ टू बी रिड्यूस्ड बाय 10%। तो फर्नीचर को टिक कर दीजिए, सेकेंड एडजस्टमेंट। वैल्यू ऑफ मशीनरी इज़ टू बी केप्ट एट 80%। मशीनरी को थर्ड एडजस्टमेंट टिक कर दीजिए। फोर्थ एडजस्टमेंट, the book value of closing stock is 5000 more than its market value। closing stock को फोर्थ एडजस्टमेंट टिक कर दीजिए। टोटल अमाउंट ऑफ 2500 is to be kept for bad debt reserve on debtors। अब फिफ्थ एडजस्टमेंट हम बैड डेट रिजर्व को टिक करेंगे और डेटर्स को टिक करेंगे। डिटेल में इन सभी एडजस्टमेंट की इफ़ेक्ट कैसे देनी है और कैसे आंसर फाइंड करना है वो मैं सब आपको आगे सिखाने वाली हूँ, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। सिक्स्थ एडजस्टमेंट देखते हैं। एन अमाउंट ऑफ ₹3000 अमॉन्ग द क्रेडिटर्स इज़ नॉट टू बी पेड। तो क्रेडिटर्स को टिक कीजिए लाइबिलिटीज साइड में। सिक्स्थ एडजस्टमेंट। लास्ट सेवेंथ एडजस्टमेंट देखिए। इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन फॉर लास्ट 3 months इज़ आउटस्टैंडिंग। तो इंटरेस्ट ऑन लोन का जो टॉपिक है यहाँ पर आप देख सकते हैं 12% बैंक लोन लिखा है लाइबिलिटीज साइड, उसे टिक कर दीजिए। सेवेंथ एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट सारे टिक कर दिए। अब हमें स्टार्ट एडजस्टमेंट से ही करना है। आपको एक एक एडजस्टमेंट रीड करना है और यहाँ पर उनकी एंट्रीज करनी है। तो पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट और बैलेंस शीट में हम उन सारी एंट्रीज को रिकॉर्ड करेंगे जिन पे एडजस्टमेंट है। ऑलराइट, तो फर्स्ट एडजस्टमेंट से फिर से स्टार्ट करेंगे यहाँ पर। तो आपका फोकस पूरा एडजस्टमेंट्स पे होना चाहिए। इस तरफ आप देख सकते हैं। अब फर्स्ट एडजस्टमेंट में आपको दिया गया है वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज़ इंक्रीज्ड बाय 25%, यानी लैंड एंड बिल्डिंग 25% इंक्रीज़ हुए हैं। तो आपको कहाँ जाना है? पहले बैलेंस शीट पे आ जाइए। बैलेंस शीट में हम लैंड एंड बिल्डिंग देख सकते हैं, हमें असेट साइड में दी होती है, तो हम असेट साइड में ही लिखेंगे लैंड एंड बिल्डिंग। इसकी जो वैल्यूज़ है
राइट, उसकी अमाउंट हम इनर कॉलम में लिखेंगे क्योंकि हमने एडजस्टमेंट टिक किया। अगर आप क्वेश्चन को फिर से देखेंगे तो 1 लाख इसकी एक्चुअल अमाउंट है, ठीक है, 1 लाख रुपीज़। अब यहाँ पर एडजस्टमेंट में क्या लिखा है, फर्स्ट एडजस्टमेंट जो हमने इस पर टिक किया उसमें लिखा है कि ये इंक्रीज़ हुई है 25% से, यानी इसकी वैल्यू जो है वो 25% इंक्रीज़ हुई है। तो आपको क्या करना है, 1 लाख का 25% फाइंड करना है, 25,000 रुपीज़। अब ये 25,000 रुपीज़ का इंक्रीज़ आया है, तो इन दोनों का टोटल कीजिए। इंक्रीज़ हो तो प्लस करना है, यानी इसकी वैल्यू बढ़ गई है और इतनी। तो अब इन दोनों को प्लस कीजिए, 1,25,000 आउटर कॉलम में। अब ये जो एडजस्टमेंट था जहाँ से हमने ये वैल्यू फाइंड किए, तो एडजस्टमेंट्स की दो इफ़ेक्ट्स होती है, एक बैलेंस शीट में दिखा दी, अब दूसरी इफेक्ट कहाँ दिखाएंगे हम, रिवैल्यूएशन अकाउंट में। आपको याद होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट में हम कैसे लिखते थे, तो फ्रेंड्स ये रहा रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट में जब इंक्रीज़ आता था तो हम क्रेडिट साइड में दिखाते थे, डिक्रीज़ आता था तो डेबिट साइड में रिकॉर्ड करते थे। तो अभी लैंड एंड बिल्डिंग में क्या आया, इंक्रीज़ आया, तो यहाँ पर लिखेंगे लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट। यहाँ पर 25,000 का जो इंक्रीज़ था, बस हमें सिर्फ उसी की एंट्री करनी है, तो यहाँ पर एंट्री हो गई। सेकेंड एडजस्टमेंट रीड करते हैं, द वैल्यू ऑफ फर्नीचर इज़ टू बी रिड्यूस बाय 10%। अब फर्नीचर की वैल्यू क्या हो गई, रिड्यूस हो गई, तो हमें यहाँ पर असेट्स है हमारा फर्नीचर, तो यहाँ पर फर्नीचर लिखेंगे। अब इस पर एडजस्टमेंट है, सेकेंड एडजस्टमेंट, तो फर्नीचर की जो वैल्यू है वो इनर कॉलम में दिखा दीजिए। फर्नीचर है यहाँ पर 30,000 का। अब इसकी वैल्यू कितनी डिक्रीज़ हुई है, बाय 10%, तो यहाँ से हम माइनस करेंगे, डिक्रीज़ होगा तो माइनस करेंगे 10%। अब इसके 10% फाइंड कीजिए, 3,000 रुपीज़ होते हैं। माइनस इज इक्वल टू का बटन प्रेस कीजिए डायरेक्ट, तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 27,000। अब इसकी एक्चुअल अमाउंट है। अब ये जो एडजस्टेड अमाउंट है, जो एडजस्टमेंट से मिली है, इसकी सेकेंड इफेक्ट रिवैल्यूएशन अकाउंट में दिखा देनी है, तो ये रहा रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या करना है आपको, जब डिक्रीज़ आया है, राइट, वैल्यूज़ में डिक्रीज़ आया है, असेट्स हमारी डिक्रीज़ हो गई या लॉस होगा तो हम डेबिट साइड में दिखाएंगे। हमें प्रॉफिट होगा या इंक्रीज़ आएगा असेट्स की वैल्यू में तो हम क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे फर्नीचर अकाउंट। फर्नीचर में डिक्रीज़ आया है, जितना डिक्रीज़ आया है 3,000 का, सिर्फ उसी की इफ़ेक्ट दिखानी है। तो फ्रेंड्स आई होप आप समझ रहे हैं किस तरह से क्वेश्चन हम सॉल्व करते जा रहे हैं। वीडियो हेल्पफुल रह रहा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट थर्ड एडजस्टमेंट रीड करते हैं। द वैल्यू ऑफ मशीनरी इज़ टू बी केप्ट एट 80%। तो अब 80% ही रखनी है इसकी वैल्यू मशीनरी की, तो यहाँ पर लिखेंगे असेट्स में मशीनरी। मशीनरी की जो वैल्यू है टोटल वो यहाँ पर इनर कॉलम में दिखा देनी है आपको। तो मशीनरी की वैल्यू है 50,000। अब यहाँ पर 50,000 कितना है, 100% है, और हमें कितना रखना है, 80% तक रखना है। इस 100% को 80% तक रखना है। तो 100 में से 80 माइनस हुए तो कितना हुआ, 20% का लॉस हुआ, यानी ये वैल्यू कितनी डिक्रीज़ हो जाएगी, 20% डिक्रीज़ हो जाएगी। तो यहाँ पर बचेगा 80%। ये 100 है, इसमें से 20% माइनस कर देंगे, तो इसका 20% फाइंड कीजिए। 50,000 का 20% यहाँ पर हमारा होता है 10,000 रुपीज़। तो 10,000 क्या करेंगे, माइनस, ये समझ लीजिए 100 है और हमें रखना है 80, तो इसमें से 20% माइनस करेंगे तो यहाँ पर बचेगा 40,000। तो ये हो जाता है 80%। आई होप आप समझ रहे हैं क्या मैं एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। ये है 100% वैल्यू। क्वेश्चन में हमें एडजस्टमेंट में बोला गया है कि आपको 80% वैल्यू रखनी है। अब नई वैल्यू 80% रहेगी, नई वैल्यू, तो हमने इस वैल्यू के 80% यहाँ पर रख दिए हैं। तो बीच का 20% लॉस है, डिक्रीज़ है, जो यहाँ पर देख सकते हैं। अब ये जो लॉस है, डिक्रीज़ है, इसकी सेकेंड इफेक्ट दिखाएंगे। अब मशीनरी की एंट्री हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में
डेबिट साइड में करेंगे क्योंकि इसकी वैल्यू डिक्रीज़ हुई है, डिक्रीज़ डेबिट साइड। तो यहाँ पर जितना डिक्रीज़ आया है 10,000 का डिक्रीज़ आया, जितनी अमाउंट आपने माइनस की है वो यहाँ पर लिख दीजिए रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड। चलिए अब यहाँ पर हम रीड करते हैं फोर्थ एडजस्टमेंट। द बुक वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इज़ 5,000 मोर देन इट्स मार्केट वैल्यू। तो अब क्लोजिंग स्टॉक देखिए, पहले क्लोजिंग स्टॉक रिकॉर्ड कर देते हैं। क्लोजिंग स्टॉक की ओरिजिनल वैल्यू यहाँ पर है 40,000। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक है 40,000 का। अब एडजस्टमेंट में आपको बोला गया है कि इसकी जो 40,000 की है इसमें से 5,000 जो है वो मार्केट वैल्यू इसकी कम है, तो हमें जो कम वाली है वही कंसीडर करनी है, यानी ये 5,000 क्या हो जाएंगे यहाँ पर माइनस हो जाएंगे, डिक्रीज़ हो जाएंगे 5,000 रुपीज़। ये 5,000 की जो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू है वो कम थी मार्केट के अंदर, तो इसे माइनस कर देंगे। तो अब एक्चुअल वैल्यू कितनी है क्लोजिंग स्टॉक की यहाँ पर 35,000। तो हम कौन सा कंसीडर करते हैं, जो कम हो, मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू में से जो सबसे कम हो हम उसी को कंसीडर करते हैं। तो हम यहाँ पर 40,000 में से 5,000 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 35,000। एंड इसकी सेकेंड इफेक्ट दिखानी है जो क्लोजिंग स्टॉक में डिक्रीज़ आया है, तो आपको अपना रिवैल्यूएशन अकाउंट ओपन करना है। यहाँ पर हम जो डिक्रीज़ है वो डेबिट साइड में दिखाते हैं, डिक्रीज़ डेबिट साइड। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक, इसमें डिक्रीज़ आया है फॉर 5,000 रुपीज़। अब नेक्स्ट चेक करते हैं फिफ्थ एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट में लिखा है टोटल अमाउंट ऑफ 2,500 इज़ टू बी केप्ट फॉर बैड डेब रिजर्व ऑन डेटर्स। तो अगर आप क्वेश्चन में देखें तो डेटर्स भी दिया है, बैड डेब रिजर्व भी दिया है, पर बैड डेब रिजर्व की अमाउंट क्वेश्चन में देखिए 1,000 लिखी हुई है, और अब एडजस्टमेंट में बोला गया कि वो 1,000 से इंक्रीज़ होकर 2,500 करनी है, तो आपको लॉस होगा। डेटर्स आपकी असेट्स होती है, अब उसमें और ज़्यादा बैड डेब रिज़र्व यहाँ पर रखना है, तो हम डेटर्स की एंट्री कर देते हैं। डेटर्स टोटल अमाउंट डेटर्स की है 25,000 रुपीज़, और इस पे देखिए जो लिखा हुआ है यहाँ पर बैड डेब रिज़र्व माइनस करना है बैड डेब रिज़र्व। अब ये बैड डेब रिज़र्व कितना रखना है 2,500, तो इसमें से ये अमाउंट माइनस कर दीजिए। 25,000 में से पहले 2,500, तो आंसर आएगा 22,500। अब एक्चुअल में बैड डेब रिज़र्व में कितना इंक्रीज़ आया है, ये तो हमने डेटर्स पे इतना रख दिया, पर पहले से बैड डेब आपको बैड डेब रिज़र्व 1,000 का दिया हुआ था, यानी आपने उसे इंक्रीज़ करके 2,500 किया, तो आपने कितना इंक्रीज़ किया 1,000 से, तो आपने 1,500 का इंक्रीज़ किया है, राइट। अगर आप चेक करें तो आपने सिर्फ 1,500 इंक्रीज़ किए हैं, 1,000 पहले से थे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बैड डेब रिज़र्व, यहाँ पर आपको 1,500 लिखना है, क्योंकि देखिए आपने अभी 2,500 का यहाँ पर रखा है बैड डेब, पहले से आपको 1,000 दिए गए थे क्वेश्चन के अंदर बैड डेब रिज़र्व के, तो इसमें से ये माइनस करके देखें तो आपने इतना इंक्रीज़ किया है बैड डेब रिज़र्व को, जो हमारी लायबिलिटी होती है, इसलिए डेबिट साइड में लिखा है। लायबिलिटीज़ इंक्रीज़ हो जाए तो डेबिट साइड में लिखना है, राइट। तो यहाँ पर डेबिट साइड में लिख दिया 1,500। दोनों इफेक्ट्स हमारी एडजस्टमेंट 5 की कंप्लीट होती है। एडजस्टमेंट नंबर 6 रीड करते हैं। ऑफ 3,000 अमॉन्ग द क्रेडिटर इज़ नॉट टू बी पेड। अब 3,000 के क्रेडिटर्स हमें पे नहीं करना है, यानी हमारी लायबिलिटी क्या हुई, डिक्रीज़ हुई, तो हमें क्रेडिटर्स लिखना है। पहले क्रेडिटर्स की टोटल अमाउंट आप देख लीजिए, क्वेश्चन में आपको दी गई है 40,000। अब ये क्रेडिटर्स में से डिक्रीज़ हो गए क्रेडिटर्स, अब हमें पे नहीं करने हैं 3,000 के, तो टोटल कितना होगा आउटर कॉलम में 37,000 रुपीज़। अब ये 3,000 की सेकेंड इफेक्ट दिखाते हैं, लायबिलिटीज़ इंक्रीज़, लायबिलिटीज़ डिक्रीज़ हो रही है हमारी। लायबिलिटीज़ डिक्रीज़ हो जाए तो आपको प्रॉफिट होगा, आपको यहाँ पर बेनिफिट होगा, तो आप यहाँ पर क्रेडिट साइड में लिखेंगे अपने बेनिफिट्स। थोड़ा लॉजिकली सोचिए, अगर लायबिलिटीज़ है, क्रेडिटर्स है, अगर वो कम हो गए तो आपके लिए बेनिफिट है, बिजनेसमैन के लिए बेनिफिट है, तो क्रेडिट साइड में लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स फॉर 3,000 जो अब नहीं पे करने। लायबिलिटीज़ इंक्रीज़ होगी तो डेबिट साइड,
डिक्रीज़ होगी तो क्रेडिट साइड में। ऐसे ही असेट्स का उल्टा है, असेट्स इंक्रीज़ हुए तो क्रेडिट साइड और डिक्रीज़ हुए तो डेबिट साइड। अब नेक्स्ट चेक करते हैं, लास्ट 7th एडजस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन फॉर लास्ट 3 months इज़ आउटस्टैंडिंग। अब बैंक लोन का टॉपिक हमने एडजस्टमेंट पहले से टिक किया हुआ है बैंक लोन लायबिलिटीज साइड में, तो यहाँ पर हम दिखा देंगे बैंक लोन की टोटल जो अमाउंट है राइट 30,000 वो यहाँ पर लिख देंगे। अब इस पे इंटरेस्ट जो होता है ना लास्ट 3 months, इस पे जो इंटरेस्ट होता है लास्ट 3 months का इंटरेस्ट पे नहीं किया है, तो 30,000 की आपको 12% फाइंड आउट करना है। पहले 30,000 के 12% फाइंड कीजिए, यहाँ पर स्क्रीन पर आप पूरा देख सकते हैं। इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन पहले 30,000 के 12%, उसके बाद जो अमाउंट आए उसका हमें क्या करना है 3 months का कैलकुलेट करना है, तो इंटू 3 डिवाइड बाई 12 करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा 900। तो हम यहाँ पर लिख देंगे प्लस आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, तो 900 रुपीज़ का इन दोनों का टोटल कीजिए तो यहाँ पर 30,900 दिखाना है। अब ये आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट क्या है, हमारा एक्सपेंस है बिजनेस का, तो एसेशन अकाउंट में आपको डेबिट साइड में दिखाना है एक्सपेंस है, जो इंटरेस्ट बाकी है वो पे करना पड़ेगा। जब भी आपको पे करना हो तो आप यहाँ पर डेबिट साइड में दिखा दीजिए इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है। ये आउटस्टैंडिंग है, 900 की अमाउंट पे करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर हमारे 7 के 7 एडजस्टमेंट कंप्लीट होते हैं। अब फर्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, पहले जो बैलेंस शीट है उसमें सारे जो एडजस्टमेंट हमने टिक नहीं किए उन अकाउंट्स को रिकॉर्ड करते हैं। क्वेश्चन में देखिए जिन भी अकाउंट्स पे हमने एडजस्टमेंट को टिक नहीं किया है, जैसे इन्वेस्टमेंट है और बिल्स रिसीवेबल्स है, कैश बैलेंस है, सेट साइड से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में देखिएगा हमने इन्वेस्टमेंट को टिक नहीं किया था, तो इन्वेस्टमेंट्स की अमाउंट डायरेक्ट आउटर कॉलम में दिखा दीजिए। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट 50,000 रुपीज़। इसी तरह से लास्ट में देखिए बिल्स रिसीवेबल्स और कैश बैलेंस, बिल्स रिसीवेबल्स की जो अमाउंट है 5,000 आउटर कॉलम में, एज वेल एज कैश बैलेंस इसकी जो अमाउंट है 40,000 दैट इज़ यहाँ पर आउटर कॉलम में दिखा देनी है। आई होप आप देख सकते हैं हमने सारी एंट्रीज़ यहाँ पर कर दी है। बिल्स रिसीवेबल्स, कैश बैलेंस और इन्वेस्टमेंट्स जो हमने टिक नहीं किए थे बट उनको रिकॉर्ड करना है आउटर कॉलम में। इसी तरह से कुछ लायबिलिटीज़ है तो उन लायबिलिटीज़ को भी हम यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहले इजी है वो मैं यहाँ पर रिकॉर्ड कर देती हूँ। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्स पेएबल्स, तो जो बिल्स पेएबल्स है उन्हें रिकॉर्ड कर देते हैं। बिल्स पेएबल्स आपके हैं 10,000 रुपीज़ के। अब नेक्स्ट चेक कीजिए फ्रेंड्स, आपको लायबिलिटीज साइड में कैपिटल अकाउंट्स दिए गए हैं, कैपिटल अकाउंट्स को भी यहाँ पर रिकॉर्ड करना है। तो पहले सबसे पहले जो कैपिटल अकाउंट स्टार्टिंग में दिए गए हैं फिक्स कैपिटल, वो तो फिक्स ही रहेगा, तो पहले डायरेक्ट उसे रिकॉर्ड कर दीजिए। तीनों पार्टनर्स के जो नाम है मंजू, प्रभा एंड मीना, इन तीनों के यहाँ पर जो कैपिटल्स है 1,50,000, उसके बाद है 40,000, उसके बाद है 30,000। अब इनका टोटल कीजिए, टोटल आपको 2,20,000 क्वेश्चन में दिया गया है करके। अब यहाँ पर आएगा करंट अकाउंट। अब करंट अकाउंट में यहाँ पर ध्यान रखिएगा जो तीनों पार्टनर्स हैं मंजू, प्रभा एंड मीना, इन तीनों के करंट अकाउंट्स हमें यहाँ पर दिखाने हैं बट इनर कॉलम में। तो इनके करंट अकाउंट्स लिख दीजिए 10,000, उसके बाद है 20,000 और उसके बाद है 9,000। अब इसमें हमें क्या प्लस करना है, उनका प्रॉफिट जो रिवैल्यूएशन अकाउंट से मिलेगा, इसलिए इसे इनर कॉलम में लिखा है, आउटर में नहीं दिखाना है। इसमें प्रॉफिट ऐड करना बाकी है, तो पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट का टोटल कर लेते हैं। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहले इसका क्या करना है, आपको टोटल करना है। तो यहाँ पर देखिए डेबिट साइड और क्रेडिट साइड को कंपेयर कीजिए, पहले इसका टोटल कीजिए। 28,000 की अमाउंट आ रही है डेबिट साइड में, तो डेबिट साइड का टोटल कर दिया 28,000, राइट। यही सेम अमाउंट क्रेडिट साइड में कॉपी की, डेबिट साइड की सारी वैल्यूज़ माइनस कीजिए। यहाँ पर आंसर आ रहा है 7,600। ये बन जाता है प्रॉफिट, डिविजिबल प्रॉफिट। तो ये यहाँ पर टू प्रॉफिट
तीनों पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होगा उनके ओल्ड प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो में। ओल्ड जो पुराना वाला है उसी में डिस्ट्रीब्यूट करना है फॉर मंजू, प्रभा एंड मीना। तो यहाँ पर उनका ओल्ड शेयर क्या है, तो ओल्ड शेयर आप देख सकते हैं 5:3:2 दिया गया है। तो इस शेयर को उस रेशियो में आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है 5:3:2। यानी मंजू के लिए फाइंड कर रहे हैं तो 7,600 इंटू 5 डिवाइड बाई 10 करना है। तो आंसर यहाँ पर आएगा 3,800। के लिए फाइंड करें तो 7,600 इंटू 3 डिवाइड बाई 10 करना है। तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा 2,280। लास्ट पार्टनर के लिए फाइंड कीजिए 7,600 इंटू 2 डिवाइड बाई 10, जो इन तीनों का टोटल है इसलिए डिवाइड बाई 10 कर रहे हैं। तो यहाँ पर आंसर आएगा 1,520। ठीक है, इन तीनों का टोटल करके देखिए 7,600 आएगा। तो ये कंप्लीट हो चुका, बट ये वाली जो अमाउंट है वो ट्रांसफ़र होगी। इसकी सेकेंड इफेक्ट दिखानी है, ये ट्रांसफ़र होगी अमाउंट जहाँ पर हमने करंट अकाउंट लिखे हैं वहाँ पर स्पेस लीव की है प्रॉफिट के लिए। तो ये तीनों वैल्यू की सेकेंड एंट्री आपको दिखानी होगी यहाँ पर इस तरफ। ठीक है, तीनों पार्टनर्स के लिए मंजू के लिए था 3,800, यहाँ पर प्रभा के लिए था 2,280 और लास्ट में इसके लिए 1,520। अब इन वैल्यूज़ को प्लस कीजिए, उनका करंट अकाउंट और उनका प्रॉफिट। तो टोटल करने के बाद यहाँ पर इन सभी की सारी अमाउंट्स का टोटल कीजिए, इन दोनों को ऐड कीजिए, उसका टोटल लिखिए। मेरे पास स्पेस नहीं है, आप यहाँ पर टोटल भी लिखिएगा और फिर इन सभी को प्लस कर दीजिएगा। ठीक है, ये 6 के 6 अमाउंट को प्लस कर दीजिए। तो यहाँ पर टोटल हमारा आ रहा है 46,600। बस अब लास्ट स्टेप है, आपको बैलेंस शीट का टोटल कर लेना है। बैलेंस शीट का टोटल कीजिए। असेट साइड का टोटल हमारा आ रहा है 3,44,500 और लायबिलिटीज साइड का भी टोटल सेम आ रहा है 3,44,500। फ्रेंड्स, आई होप आप सभी का भी आंसर सेम आया होगा। बैलेंस शीट क्रॉस चेक ज़रूर कीजिएगा, कहीं पे मेरी काउंटिंग मिस्टेक ना रह गई हो। आप सब भी प्लीज़ अच्छे से चेक कर लीजिए। कोई एंट्रीज़ में आपको डाउट्स या क्वेरीज रह रहे हैं तो कमेंट करके ज़रूर पूछेगा। राइट, वीडियो हेल्पफुल रह रहा है तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।